हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फॉर दोज पीपल हु आर न्यू टू दिस चैनल और हु हैव रिसेंटली ज्वाइन टू दिस चैनल, लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम तुषार एंड इस चैनल पे यूजुअली मैं एक कंपनी पकड़ता हूँ, मोस्टली एक ही कंपनी को एक बार में डिस्कस करता हूँ। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि बिकॉज आपने वीडियोस देखी होंगी, काफ़ी लंबी वीडियोस होती है, मीन्स 30 मिनट तो मिनिमम रहता ही है और 1 घंटे से भी ऊपर कई कई वीडियोस चली जाती हैं। तो इतना लंबा डिस्कशन जब होता है वो एक कंपनी के ऊपर होता है और मैं उस कंपनी को ऊपर से नीचे तक अच्छे से एनालाइज करता हूँ। और आई एम प्रिटी श्योर आपको ऐसा डिस्कशन कहीं भी और यूट्यूब की वीडियोस पे नहीं मिलेगा या किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगा। बिकॉज मैंने खुद बहुत वीडियोस देखता था और मुझे ये गैप लगा इंडस्ट्री में, कोई इतना अच्छे से चीज़ों को नहीं समझा रहा है। जो बहुत अच्छे फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन बहुत है, लेकिन एक कम्युनिकेशन का गैप आता है। आप लोगों तक चीज़ें नहीं समझ पाती हैं कि एक फाइनेंशियल एनालिस्ट जो इन्वेस्टिंग में घुस गया है, जिसके लिए बस इन्वेस्टिंग ही सब कुछ है, वो किस तरीके से आगे कंपनीज को सोचे। बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी कन्विंस्ड ओवर द लास्ट 4-5 ईयर्स कि स्टॉक टिप्स से बिल्कुल पैसा बनाना बहुत मुश्किल है लॉन्ग टर्म में। बुल रन में तो हर किसी का पैसा बनता है, मतलब आप स्टॉक भागेगा पैसा बनेगा, लेकिन बियर जब मार्केट आता है जैसे जो करंटली चल रहा है, तो वही जो आपने गेन किया है वो आप गंवा देंगे जब आप स्टॉक टिप्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इस चैनल पे आपको बायस्ड कोई ओपिनियन नहीं मिलता है। बिकॉज इवन दो मैं कभी बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्टेड रहता हूँ, डिस्कस भी करता हूँ, पर आपको बताता नहीं हूँ कि मैं इस कंपनीज में इन्वेस्टेड हूँ ऑलरेडी। कभी कभी बता देता हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अनबायस्ड रहे मेरा ओपिनियन और एक डिस्कशन बहुत ही नेचुरल वे में ये प्रोसीड हो। तो आपको बहुत चीज़ें इंसाइट्स मिलेंगी इस चैनल से, आप जुड़े रहें। धीरे धीरे आपको बहुत सारे सेक्टर्स के बारे में पता चलेगा कि ये फंक्शन कैसे करते हैं। और टॉप डाउन अप्रोच जब हम लेते हैं तो एक सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज को हम डिस्कस करते हैं। तो ये रहा मेरा और चैनल के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। स्टॉक टिप्स आपको इस चैनल से कभी भी नहीं मिलेगा। तो हम हिंडाल्को को आज डिस्कस कर रहे हैं। अब आपको पता होगा हिंडाल्को ने अपनी नई ब्रांड आइडेंटिटी को अनवेल किया है। वो थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि हम एक जो टिपिकल कमोडिटी बिजनेस होता है, जो मेटल साइकिल पे, कमोडिटी साइकिल पे डिपेंडेंट होता है, लेट्स से हिंडाल्को क्या करता है, दो मेटल्स के साथ ये खेलता है, एक तो एल्यूमिनियम और एक कॉपर। अब इसका यूजुअली बहुत, अगर पहले हम चले जाएं तो होता क्या था जब ये डाउन स्ट्रीम में नहीं थे, सब समझाऊंगा, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, सब इस वीडियोज़ में समझेंगे। लेकिन हुआ क्या था कि इसके जो कोई भी कमोडिटी कंपनी है ना, तो वो कमोडिटी के साइकिल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है। अगर एलएमई पे आपके एल्यूमिनियम प्राइसेस बहुत हाई हैं तो इसके रेवेन्यू भी अच्छा रहेगा, इसका प्रॉफिट्स भी अच्छे बनेंगे, सब कुछ अच्छा बनेगा, तो उस टाइम पे ये कंपनी अच्छा करेगी। लेकिन जब एल्यूमिनियम के प्राइसेस और कॉपर के भी, बिकॉज दोनों मेटल्स में है ये, तो जैसे जैसे उसके प्राइसेस नीचे आएंगे तो वो साइकिल में कंपनी भी नीचे आती रहेगी। तो एक कमोडिटी साइकिल की टिपिकल एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उसके जो प्रॉफिट्स, एबिटा नेट, सॉरी, रेवेन्यू, एबिटा, नेट प्रॉफिट, तीनों चीज़ें मोस्ट प्रोबेबली इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन कमोडिटी साइकिल। लेकिन अभी कंपनी ये क्या कर रही है, हिंडाल्को, ये अपना बिल्कुल टिपिकल कमोडिटी से शिफ्ट होके डाउन स्ट्रीम में जा रही है। अपने कमोडिटी जो एल्यूमिनियम है, मेटल है, उसमें थोड़ा वैल्यू ऐड करके डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स को केटर करने की बात कर रही है। और 60% ऑफ एबिटा इसका इस टाइम पे ऐसे बिजनेस सेगमेंट से आ रहा है जो बहुत ज़्यादा कमोडिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो रेस्ट 40% इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन कमोडिटीज़। एंड गोइंग फॉरवर्ड जो पाई हैं, सतीश पाई जी हैं जो इसके सीईओ हैं, तो वो आगे जाके बात कर रहे हैं, या फिर पूरा मैनेजमेंट बात करता है कि हम अपना जो ये 60% जो ऑपरेशंस हैं हमारे, इसको हम और आगे जाके और इसका परसेंटेज बनाएंगे, ताकि हम एक टिपिकल कमोडिटी बिजनेस से शिफ्ट होके एक ऐसे बिजनेस पे जाएं ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो कमोडिटी साइकिल को भी अच्छे से खेल पाएँ हिंडाल्को में। अब जेफरीज की भी आपने रिपोर्ट देखी होगी, वो तो मोस्टली आपने देखा होगा, मेटल सेक्टर पे काफ़ी पॉजिटिव रहा है पिछले 1-2 साल में देखें। लेकिन स्टील में तो इतना कुछ हो नहीं पा रहा है बिकॉज डंपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है चाइना से। काफ़ी टाइम से मैंने बात भी करी थी टाटा स्टील के केस में। हिंडाल्को के केस में उन्होंने एक टारगेट दिया है 800 का, अभी 700 का प्राइस है, 700 का, 800 का टारगेट दिया है। बट हमेशा जो ये ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं, इनके आपको टारगेट्स पे नहीं जाना होता है। आप देखो कि ये कह क्या रहे हैं, इनका जो कह सकता है कि रैशनल क्या है उस 800 के टारगेट का, वो आपको पढ़ना होता है। टारगेट छोड़ दो, टारगेट 650 का भी हो, 900 का भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको रैशनल देखना है। तो वही रैशनल मैंने पढ़ा था, और बिल्कुल अगेन बिजनेस को डीप में समझेंगे,
क्या क्या है, क्या क्या हम इससे समझ सकते हैं, और आपको इससे ये भी पता चलेगा बिकॉज बहुत लोग होते हैं जो लार्ज कैप इतना फॉलो नहीं करते हैं। तो आप अगर लेट्स से वायर एंड केबल कंपनी को फॉलो कर रहे हैं, किसी कंज्यूमर ड्यूरेबल को फॉलो कर रहे हैं, ई पैक हो या फिर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो, या फिर आप सेमीकंडक्टर फॉलो कर रहे हैं, आप ऑटोमोटिव में किसी प्लेयर को फॉलो कर रहे हैं, तो वो कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, ये सब कंपनीज लाती कहाँ से हैं? इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो एल्यूमिनियम आप मोस्ट प्रोबेबली नैल्को से सोर्स करेंगे, वेदांता से सोर्स करेंगे, हिंडाल्को से सोर्स करेंगे। और कौन है और हैं कौन? अभी कच्छ कॉपर आया अडानी में, अगर कॉपर की मैं बात करूं, उन्होंने भी स्मेल्टिंग प्लांट लगाया अपना गुजरात में। दहेज में इनका तो है ही हिंडाल्को का जो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट है। जेएसडब्ल्यू भी ग्रुप बात कर रहा है कॉपर स्मेल्टर लगाने की। तो कॉपर स्मेल्टर से जो आउटपुट आता है वो आपका कॉपर जाता है वायर एंड केबल इंडस्ट्री में, उससे वायर्स बनती है, केबल्स बनती है, एल्यूमिनियम से आपके कंडक्टर्स बनते हैं जो अपार बनाता है। फिर एसी में जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल है उसमें एल्यूमिनियम जाएगा। कार्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल में पर्टिकुलरली एल्यूमिनियम जाता है। कॉपर की इतनी रिक्वायरमेंट होती है, मोटर्स में होती है, आपके इलेक्ट्रिकल केबल्स में, वायर एंड केबल में, या फिर आपके वाइंडिंग्स जो होती हैं, मोटर वाइंडिंग, इतनी सारी ज़रूरतें होती हैं एल्यूमिनियम कॉपर की। तो पूरा कुछ समझेंगे। आप सबसे पहले अपनी स्क्रीन में देखो कि ये मैं एकदम टेक्निकल नहीं जाने वाला हूँ बिकॉज फाइनेंशियल एनालिस्ट का ये काम नहीं होता है कि वो टेक्निकली समझाए चीज़ों को। पर एक आप स्क्रीन पे देखो कि जब आप एल्यूमिनियम बनाते हैं तो उसकी वैल्यू चेन क्या होती है। सबसे पहले आप बॉक्साइट की माइनिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एल्यूमिना बनाते हैं। एक इंटरमीडिएट स्टेप होता है जिसको हम बेयर प्रोसेस कहते हैं, उसको आप भूल जाओ। लेकिन एक इंटरमीडिएट स्टेप होता है जिसमें हम एल्यूमिना एक एज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हम बनाते हैं। जब हम एल्यूमिनियम बना रहे हैं उसके बाद जाके एल्यूमिनियम की स्मेल्टिंग होती है तो वो एल्यूमिनियम बनता है, ठीक है। तो जब इट्स नॉट कि हमने बॉक्साइट माइनिंग से सीधा का सीधा हमने एल्यूमिनियम बना दिया, नहीं। आपका बीच में एक प्रोसेस आता है जिसको हम एल्यूमिना कहते हैं। वो मेटालिक नहीं होता है, उसकी कोई मेटालिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, पाउडर फॉर्म में आपको होता है। कोई डक्टिलिटी नहीं होती है, स्ट्रेंथ नहीं होती है, लेकिन उसके अलग फ़ायदे हैं। जब आप एल्यूमिना की जब आप बात करते हैं, वो अलग सेगमेंट को केटर करता है। मोस्ट जो पोर्शन एल्यूमिना का होता है वो तो डायरेक्टली एल्यूमिनियम बनने के लिए यूज़ हो जाता है, लेकिन बहुत सारी एंड इंडस्ट्रीज़ ऐसी भी होती हैं जहाँ पे एल्यूमिना की रिक्वायरमेंट होती है। लेट्स से अब बिकॉज एल्यूमिना की रिक्वायरमेंट, आपको सोचो, आपको ये याद नहीं करना है कि कहाँ का एल्यूमिना चाहेगा, आपको प्रॉपर्टीज़ याद करनी है एल्यूमिना की। जैसे थर्मली बहुत स्टेबल होता है एल्यूमिना, मतलब हाई टेम्परेचर्स पे भी आपका बहुत अच्छे से काम करेगा एल्यूमिना। जैसे फर्नेस लाइनिंग होती है स्टील प्लांट्स में, तो उसमें आप एल्यूमिना यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इतना ज़्यादा टेम्परेचर को विदस्टैंड करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए। अब सेमी कंडक्टर्स हैं, हाई परफॉर्मेंस सेमी कंडक्टर की जब मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे आपको एल्यूमिना लगता है एज अ सबस्ट्रेट, जो आपके पीसीबी में होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में, वहाँ पे आपको ज़रूरत होती है। तो बहुत सारी एक एंड इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं, आपको स्टील को कट करना है, उसके लिए आपको जो एल्यूमिना है उससे आप कोई टूल बना सकते हैं। प्रिसीजन इंजीनियरिंग में आप एल्यूमिना से टूल्स बना सकते हैं। तो ये एल्यूमिना की एक एंड इंडस्ट्रीज डिफरेंट होती हैं, मतलब अलग तरीके से। इलेक्ट्रिक इंसुलेशन भी आपको करना है तो वो भी आपको एल्यूमिना करके देगा, तो वो अलग रखते हैं अभी। फिर क्या होता है कि बहुत सारा जो एल्यूमिना बनता है उस वो तो आगे भेज देते हैं स्मेल्टर्स में, और उससे एल्यूमिना की हम एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन करते हैं। बॉक्साइट से एल्यूमिना बना इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, और उससे फिर एल्यूमिनियम बना। इसको आप भूलना मत, पूरे वीडियो में काम आएगा। बॉक्साइट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपका एल्यूमिना, और लास्ट प्रोडक्ट आपका एल्यूमिनियम। तो यह है प्राइमरी एल्यूमिनियम, जिसको हम प्रोसेस करते हैं आगे, उसको फ्लैट रोल्ड एफआरपी जिसे हम कहते हैं, फ्लैट रोल प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं, उसको हम फ्लैट करते हैं, मतलब शीट्स में हो या रॉड्स में हो या किसी भी चीज़ में हो, ताकि आगे वो एयरोस्पेस वाले हों जिसको एयरक्राफ्ट बनाना है, एयरप्लेन बनाना है, वो अपने एयरप्लेन में यूज़ कर सकता है फ्लैट शीट को एल्यूमिनियम की। आफ्टर एल्यूमिनियम जब बन जाता है, फिर आपको बेवरेज कैंस बनाने हैं, उससे बेवरेज कैंस बनाओ। आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ करना है बॉडी में, बिकॉज एल्यूमिनियम इज़ लाइट वेट कंपेयर टू स्टील। तो जब आप एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं, ईवीज़ में मोस्टली एल्यूमिनियम इसीलिए यूज़ होता है बिकॉज आपका बॉडी जो डिज़ाइन है, आपका जो कार का जो वेट है वो हल्का हो जाता है, किसी भी पैसेंजर व्हीकल हो या कमर्शियल व्हीकल हो। और एल्यूमिनियम काफ़ी ड्यूरेबल भी होता है। तो एल्यूमिनियम से ये फ़ायदा होता है कि आपका रेंज बढ़ जाएगा, बिकॉज ईवी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रेंज एंग्जाइटी की। तो ईवी में काफ़ी ज़्यादा एक मतलब मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कह सकते हैं कि ये ट्रेंड अभी तो कहीं नहीं जा रहा है, एटलीस्ट फॉर द मीडियम टर्म। आप प्लास्टिक प्लास्टिक इज़ नो लॉन्गर अ सब्सटीट्यूट फॉर
बेवरेज कैंस, वहाँ पे आप एल्यूमिनियम को रिसाइकिल करते हैं और उसी से वापस बेवरेज कैंस बनाते हैं। और एल्यूमिनियम की एक बहुत बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो उसको आप इन्फिनिट टाइम्स रिसाइकिल कर सकते हैं। इनफैक्ट 70 to 75% ऑफ द एल्यूमिनियम दैट इज़ इन यूज टुडे इज़ रिसाइकल्ड। तो वो रिसाइकिल होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, इसलिए इन्वायरमेंट पे भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बाकी ईवीज़ में मैंने आपको बताया स्टील को रिप्लेस करके व्हीकल्स में एल्यूमिनियम का बहुत बड़ा ट्रेंड है। और आगे तो बहुत एल्यूमिनियम आपका कैथोड की जो ट्यूब्स होती हैं उसमें भी यूज़ होता है, लिथियम आयन बैटरीज में भी यूज़ होता है, एज अ सेपरेटर भी यूज़ होता है। एनोड के लिए आपका कॉपर फ्यूल फॉइल्स लगती हैं, तो उसके लिए भी ये प्लांट बना रहे हैं हिंडाल्को में, आगे जाके समझेंगे। ठीक है, तो एक तरीका हो गया एल्यूमिनियम बनाने का, आपने बॉक्साइट को माइन किया, एल्यूमिनियम बनाया, एल्यूमिनियम बनाया। दूसरा तरीका है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास ओर्स की आपके पास कैप्टिव ओर्स नहीं है, आपको रॉ मटेरियल भी नहीं, ओर का बॉक्साइट नहीं खरीदना है कहीं से, कुछ नहीं करना है, तो आप क्या करो, रिसाइकिल करो। जैसे आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एयरप्लेन दिख रहा है, कार दिख रहे हैं, नीचे जितने प्रोडक्ट्स हैं ना, दीज आर रिसाइकलेबल। तो इनको आप रिसाइकल करके, आप यहाँ पे लिखा भी होगा, रिसाइकल करके सीधा आप एल्यूमिनियम बना दो, प्राइमरी एल्यूमिनियम बना दो, उसको आप वापस से यूज़ में ले आओ फ्लैट रोल करके। तो दो तरीके हैं एल्यूमिनियम बनाने के। अब हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात करते हैं। हिंडाल्को की पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं, तो हिंडाल्को बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता क्या है? बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब आप अगर लेट्स से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कुछ बना रहे हैं, आप प्राइमरी एल्यूमिनियम बना रहे हैं, तो प्राइमरी एल्यूमिनियम ऐसा तो नहीं है आप अगर माइनिंग करेंगे आपको सीधा सीधा प्राइमरी एल्यूमिनियम बन गया। आप वो जो मैंने प्रोसेस बताया था राइट, बॉक्साइट से आपकी अगर बॉक्साइट और है आपके पास, बॉक्साइट माइंस आपके पास हैं, तो आप ये कहते हैं कि बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, आपका रॉ मटेरियल भी आपकी ही कंपनी के पास है, तो आप बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हो गए। ठीक है, तो इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। अब फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, जब आपने जैसे एफ आर पी फ्लैट रोल प्रोडक्ट्स, वो हो गया फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। आपने क्या किया, एल्यूमिनियम को ही फ्लैट रोल कर दिया, जो आपने प्राइमरी एल्यूमिनियम बनाया उसको ही फ्लैट रोल करके आगे वैल्यू ऐड करके बेच दिया, दैट इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन 100% बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है हिंडाल्को एल्यूमिनियम वाले में, कॉपर वाले में नहीं है, एल्यूमिनियम वाले में है, बिकॉज इसकी 26-27 बॉक्साइट माइंस है ऑल ओवर द कंट्री, तो वहाँ से बॉक्साइट निकालता है, उससे एल्यूमिनियम बनाते हैं। तो हिंडाल्को के इंडिया के ऑपरेशंस में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, 100% इंटीग्रेटेड है। अब हम आते हैं कॉपर के प्रोसेस में, पूरा समझाऊंगा आगे बिजनेस कैसा कर रहा है एल्यूमिनियम का, बट आपको एक एल्यूमिनियम के बारे में आई होप पता चल गया हो, कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है, वैल्यू चेन क्या है, और हिंडाल्को कितना इंटीग्रेटेड है। अब आते हैं हम सीधा कॉपर पे, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है यहाँ पे, इससे आपको बहुत चीज़ें पता चलेंगी, कुछ हो सकता है बहुत सरप्राइजिंग चीज़ें भी हों। तो कॉपर के लिए सबसे पहले आपको कॉपर कंसनट्रेट चाहिए। इंडिया में HCL, मतलब नॉट HCL टेक, हिंदुस्तान कॉपर, वही है एक प्लेयर जो काफ़ी हद तक बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, बिकॉज इंडिया में कॉपर माइंस उतनी ज़्यादा नहीं है, और कॉपर है भी तो उतनी अच्छी ग्रेड का नहीं है। तो मोस्टली इंडोनेशिया, चिले, यहाँ से हम अपने जो कॉपर की रिक्वायरमेंट्स है वो वहाँ से हम इंपोर्ट करवाते हैं, जितनी रह जाती हैं। तो 60% तो शायद ये कोल सॉरी HCL हिंदुस्तान कॉपर से ही सोर्स कर लेता है हिंडाल्को अपनी रिक्वायरमेंट्स, MOU साइन किया हुआ है इन्होंने उसके साथ। लेकिन जो बाकी रिक्वायरमेंट्स है वो इनको इंपोर्ट करवानी पड़ती हैं, कॉपर कंसनट्रेट इंपोर्ट करवाना पड़ता है। तो अब अपनी स्क्रीन पे आप पहले देखो, फॉर्मुलेशन ऑफ कॉपर, इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, इसको तुरंत समझाएंगे, बीच के स्टेप्स आप छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है मेरे को, इसीलिए ये स्लाइड दिखानी थी, बिकॉज इसमें बाई प्रोडक्ट अच्छे से दिखाया हुआ है और प्रेशियस मेटल अच्छे से दिखाया हुआ है। तो ऊपर का जो लाइन है उसको आप सीधा ये देखो, 1 पे देखो, फॉर्मुलेशन ऑफ कॉपर कॉन्सेंट्रेट, आप कॉपर कॉन्सेंट्रेट आपने इंपोर्ट करवाया, ठीक है। उसके बाद 2 इसमें फ्लैश मेल्टिंग सरफेस, मतलब फर्नेस, यहाँ पे आप स्मेल्ट कर जो स्मेल्टर, जैसे मैंने आपकी स्टार्टिंग में बात करी थी, अदानी ने भी कच्छ कॉपर जो उनकी कंपनी है वहाँ पे स्मेल्टर लगाया 500 टन्स का, 500,000 टन्स का। इनके तो दहेज में है ही, और ये आगे भी अभी कॉपर स्मेल्टिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको बीच का स्टेप देखना है कि पहले आपने कॉपर कंसनट्रेट बनाया, उसके बाद एक जब आप स्मेल्टिंग करते हैं तो ब्लिस्टर कॉपर बनता है, यहाँ पे थर्ड स्टेज के अराउंड ये बनेगा, यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, बट ब्लिस्टर कॉपर, आप ध्यान नहीं भी रखना है आप छोड़ दो, लेकिन ध्यान रखो कॉपर कॉन्सेंट्रेट से आपका ब्लिस्टर कॉपर बनता है, विद दैट इज़ 97-98% प्योर। उसके बाद आप इम्प्योरिटीज़ हटाते हैं उस ब्लिस्टर कॉपर से, तब वो जाके कॉपर कैथोड बनता है, कॉपर कैथोड्स, और वो होता है 99% प्योर। इम्प्योरिटीज़ क्या क्या होती हैं आप नीचे देखो, प्रेशियस मेटल प्रोसेस, जो गोल्ड एंड अदर प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड जब आप कॉपर को आपने कॉपर कॉन्सेंट्रेट से, जो आपका रॉ मटेरियल है जो आप इंपोर्ट करते हैं, वहाँ से आपने ब्लिस्टर कॉपर बनाया, उसके बाद आपने अगर
कॉपर कैथोड बनाना है तो वहाँ पे आपकी इम्प्योरिटीज़ निकलती हैं, वो होती हैं गोल्ड और सिल्वर मोस्टली। फॉस्फेट वगैरह भी होती है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर, फिर ये क्या करते हैं, गोल्ड और सिल्वर जितना भी एक्यूमुलेट इनके पास हो रहा है ये जाके बेच भी देते हैं। तो आपको बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि कॉपर के प्रोसेस में गोल्ड और सिल्वर भी एक एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है, और सल्फ्यूरिक एसिड भी एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है। तो दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नीचे वाली जो पिक्चर है वहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोसेस, सल्फ्यूरिक एसिड एज अ बाई प्रोडक्ट एंड गोल्ड एंड अदर प्रेशियस मेटल्स एज अ बाई प्रोडक्ट। तो यह है कॉपर का। और जब आप पूरी लाइन समझो, आप कॉपर कंसनट्रेट आपने इंपोर्ट करवाया या फिर कहीं और हिंदुस्तान कॉपर से ले लिया, कहीं से भी ले लिया, कॉपर आपने कंसनट्रेट लिया, उससे ब्लिस्टर कॉपर बना, उसके बाद कॉपर कैथोड्स बना दैट आर 99% प्योर, उनकी प्योरिटी इतनी होती है। उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि हर कोई कंपनी करे, बट हिंडेल को सी सी टी सॉरी सी सी आर भी करती है। सी सी आर क्या होता है, कंटिन्यूस कॉपर रॉड्स। इससे आपका कंटिन्यूस जैसे कंटिन्यूस कॉपर रॉड्स, कास्टिंग आपने अगर सुना होगा कि कास्ट आप कर रहे हैं, लेकिन कास्टिंग की डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। तो उसमें से एक प्रोसेस होता उसमें से एक तरीका होता है कंटिन्यूस कास्टिंग का। तो इससे एक कॉपर रॉड्स बनाते हैं। अब कॉपर रॉड्स ये कौन खरीदता है इनसे जाके, ये कॉपर रॉड्स खरीदते हैं पॉलीकैब, के ई आई, अपार, जितनी भी वायर एंड केबल वाली इंडस्ट्री हैं जिनको कॉपर चाहिए, अब उसको फिर ये आगे जाके उससे वायर एंड केबल्स बनाती हैं। तो ये आई होप ये आज चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ भी आई होंगी और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो ये तो रहा एल्यूमिनियम का, मैंने बताया 3 स्टेज होती हैं। आप एल्यूमिनियम का बॉक्साइट से माइनिंग करते हैं, एल्यूमिना बनाते हैं और प्राइमरी एल्यूमिनियम, फिर उसको फ्लैट रोल करके आगे डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में बेचते हैं, जिसको हम एफआरपी भी कहते हैं, फ्लैट रोल प्रोडक्ट, फिर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जाता है। कॉपर के केस में आपने कॉपर कॉन्सेंट्रेट मंगाया, ब्लिस्टर कॉपर में उसको कन्वर्ट किया, फिर उसको और प्योर करने के लिए आपने कॉपर कैथोड्स में डाला, मतलब कॉपर कैथोड्स बनाए दैट आर 99% प्योर। उसके बाद आपने कंटिन्यूस कास्टिंग की हेल्प तरीके से कंटिन्यूस कास्ट रॉड्स बनाई, जो कि आगे एंड इंडस्ट्रीज़ में जाएंगी, मोस्ट प्रोबेबली वायर एंड केबल्स में। और भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं कॉपर को जो जिनको कॉपर केटर करता है, ठीक है। तो ये हुआ दोनों का चेन। अब आप ये देखो, हिंडेल्को के 4 बिजनेस डिविजन्स हैं। तो नोवेलिस है पहला, तो आपको दिख रहा होगा। तो नोवेलिस को थोड़ा सा देर साइड में रखो। नोवेलिस इन्होंने 2007 में एक्वायर किया था। ये इनका इंडियन बिजनेस नहीं है। इंडियन बिजनेस हिंडेल्को का बाकी 3 है, एल्यूमिनियम अपस्ट्रीम जो दिख रहा होगा आपको, एल्यूमिनियम डाउनस्ट्रीम एंड कॉपर। नोवेलिस है इनका जो यूएसए वाला डिवीजन है, मीन्स जो बाहर का इनकी सब्सिडरी है। 2007 में इन्होंने खरीदी थी, उस टाइम पे भी बात चला था 45 डॉलर्स पर शेयर मिला था जो नोवेलिस के शेयर होल्डर्स थे उस टाइम पे। तो बात चल रही थी उस टाइम पे भी कि आपने ओवर पे करा है, प्रीमियम दिया है, बट ठीक है। उसके बाद नोवेलिस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, और अभी फ़िलहाल ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ स्क्रैप। जो इनके स्क्रैप के स्प्रेड्स होते हैं वो कम हो गए, बिकॉज हिंडेल्को क्या करता है, इंडिया का हिंडेल्को एल्यूमिनियम खुद बनाता है, लेकिन नोवेलिस क्या करता है, जो इन्होंने एटलांटा में यूएस में इनकी जो सब्सिडियरी है, वो प्राइमरी एल्यूमिनियम खुद नहीं बनाता है। नोवेलिस का काम ही, इन्होंने हिंडेल्को ने एक्वायर ही क्यों किया था नोवेलिस को, बिकॉज उसका ग्लोबल एक तो प्रेजेंस बहुत था, और वो डाउन स्ट्रीम में थी। डाउन स्ट्रीम में जब भी बात करता हूँ तो आप ये समझो, डाउन स्ट्रीम में जब आप बात कर रहे हैं तो आप कस्टमर्स की तरफ जा रहे हैं, और अप स्ट्रीम में जब आप बात कर रहे हैं तो आप रॉ मटेरियल की तरफ जा रहे हैं। तो जब मैं डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ नोवेलिस की, तो ये क्या करती है, ये या तो जितना भी एल्यूमिनियम है 60 to 70% ये रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम यूज़ करती है एज एन इनपुट रॉ मटेरियल। बॉक्साइट की ज़रूरत नहीं है, एल्यूमिना की ज़रूरत नहीं है, प्राइमरी एल्यूमिनियम ये बनाती नहीं है ठीक है। लेकिन जो बाकी 30-40% बचता है प्राइमरी एल्यूमिनियम, तो वो कनाडा से, मोस्ट प्रोबेबली कनाडा से इंपोर्ट करवाती है जो प्राइमरी एल्यूमिनियम होता है, बिकॉज यूएसए में उतनी ज़्यादा कैपेसिटीज़ है नहीं प्राइमरी एल्यूमिनियम की। तो 60% ये अपना स्क्रैप से निकालती है, जो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी कहीं की किसी भी डिवाइस का स्क्रैप हो, कार्स का हो, एरोप्लेन्स का हो, बैटरी हो, एनीथिंग जहाँ पे भी एल्यूमिनियम है उसको आप रिसाइकिल करो। बेवरेज कैंस हैं उनको रिसाइकिल करो, तो वहाँ से आपको कोई बॉक्साइट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका प्राइमरी एल्यूमिनियम एज अ प्राइमरी एल्यूमिनियम आप उसको ट्रीट कर सकते हैं रिसाइकिल करने के बाद, लेकिन बाकी बचा हुआ ये इंपोर्ट करती हैं कनाडा से। तो नोवेलिस का आप अभी देखोगे, लास्ट में चले जाओ जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है चेंज वाई ओ वाई। तो नोवेलिस में आपको ये दिखेगा कि एबिटा पे आप सबसे पहले शिपमेंट्स में देख लो, -1% वाई ओ वाई का डिक्लाइन आया है शिपमेंट में। रेवेन्यू में आप देखो 4% का अपटिक आया है।
बिजनेस सेगमेंट एबिटा आप देखोगे तो उसमें 19% का डिक्लाइन है। इस टाइम पे बिजनेस सेगमेंट एबिटा कितना है, 367 मिलियन डॉलर्स का, मिलियन नॉट बिलियन। रेवेन्यू बिलियन में है, लेकिन जो बिजनेस सेगमेंट एबिटा है, मतलब सिर्फ इस सेगमेंट का एबिटा जो है वो 367 है, 19% कम है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ट्रैक करना होता है, एक तो शिपमेंट्स कितनी बढ़ी और दूसरा एबिटा पर टन। मतलब हर कमोडिटी में आपको एबिटा पर टन देखना ही पड़ता है, वहीं से आपको पता चलता है कि आपका एबिटा पर टन आपको पता चल गया ना, तो आप मोस्ट प्रोबेबली सारी चीज़ें विल फॉल इन प्लेस, बिकॉज एबिटा पर टन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, वहीं से आपका प्रॉफिट बनता है या टूटता है। तो एबिटा पर टन यहाँ पे आप देखोगे Q3 FY24 में वो $499 पर टन का था, जो अब रिड्यूस होकर $406 पर टन का आ गया, 19% का डिक्लाइन आया। सो नोवेलिस में अभी आपको दिख रहा है कि $406 पर टन का एबिटा पर टन चल रहा है। तो यहाँ पे ये कंपनी का क्यों है, बिकॉज स्क्रैप की अवेलेबिलिटी नहीं है। वो क्यों नहीं है, बिकॉज चाइना में चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है उन्होंने 45 मिलियन टन्स का पर ईयर एनुअल कैप लगा रखा है कि इससे ज़्यादा एल्यूमिनियम का आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। जो चाइनीज़ मेल्टर्स हैं तो वो उतना प्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसके ऊपर नहीं जा सकते हैं। और 20% वो चाह रहे हैं कि 20% हमारी जो कैपेसिटी है वो अब बॉक्साइट और ये सब करके ना आए, ये स्क्रैप से आए। तो वहाँ पे सारा का सारा स्क्रैप इस टाइम पे वहाँ पे जा रहा है। तो बिकॉज सारा का सारा वहाँ पे जा रहा है, वहाँ डिमांड बहुत हाई है, तो स्क्रैप के अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो गई और उसका अगेन डिमांड, सिंपल डिमांड सप्लाई, उसका रेट बढ़ गया है। तो जो पहले स्क्रैप ये क्या करते थे, सस्ते में खरीदते थे और उससे आगे जाके फ्लैट रोल प्रोडक्ट से डिफरेंट एरोस्पेस में, ऑटोमोटिव में या बेवरेज इंडस्ट्री में भेजते थे नोवेलिस, इनको इनपुट कॉस्ट बढ़ गया है। इनका जो स्क्रैप है, जो इनका रॉ मटेरियल है, वही महंगा हो गया, तो आपका ऑब्वियसली एबिटा पर टन जो आपका है वो कम हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि इनका ये दीज आर टोटल कंप्लीट पास थ्रू कॉस्ट। अगर इनका बढ़ गया है, इनपुट कॉस्ट बढ़ गया है, तो ये क्या करते हैं आगे जाके कस्टमर्स को, बिकॉज इनके जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें क्लॉज होता है कि आप उसको ट्वीक कर सकते हैं, आप रेट्स बढ़ा सकते हैं। तो जनवरी से इनकी नई प्राइसिंग शुरू होगी और कंपनी का ये कहना है, नोवेलिस के मैनेजमेंट का ये कहना है, आप हिंडाल्को के मैनेजमेंट का भी कह सकते हैं कि यह कहना है कि जो $406 पर टन अभी दिख रहा है आप बिट्टा, ये आपका धीरे धीरे $600 पर टन का इनका टारगेट है। और बिकॉज ये IPO भी लॉन्च करने वाले थे पहले नोवेलिस का, फिर उन्होंने प्लान ड्रॉप किया ड्यू टू मार्केट कंडीशंस, और अब ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर्स तक तो नहीं करने वाले हैं। और सिंस इनका IPO दिमाग में है नोवेलिस का, तो ये अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि नोवेलिस एटलीस्ट $600 पर टन नहीं भी जा पाए तो $500 पर टन तो आए, बिकॉज अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो IPO आना तो दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। तो ये रहा नोवेलिस का, आगे डिटेल में समझेंगे। अभी सिर्फ हम बिजनेस सेगमेंट, चलो नोवेलिस का देख लेते हैं, आपको मैं एक और चीज़ दिखा लेता हूँ। नहीं चलो मैं पहले आपको कॉपर वगैरह का बताऊंगा, तभी आपको जाके डिस्कस करूंगा लास्ट में, ठीक है। अब एल्यूमिनियम अपस्ट्रीम दूसरे वाले सेगमेंट में आते हैं। तो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि अपस्ट्रीम क्या होता है, जब आप रॉ मटेरियल की तरफ जा रहे हैं, डाउनस्ट्रीम जब आप कस्टमर की तरफ जा रहे हैं। तो अपस्ट्रीम मतलब प्राइमरी एल्यूमिनियम बनाना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो शिपमेंट आप देख सकते हैं, रेवेन्यू देख सकते हैं, एबिटा ये अच्छे से ग्रो किया, शिपमेंट उतना नहीं, लेकिन आप देखेंगे एबिटा पर टन की जब मैं एल्यूमिनियम अपस्ट्रीम में बात कर रहा हूँ तो 68% से बढ़ा है। पहले $880 पर टन का था Q3 FY24 में, अब वो हो गया Q3 FY25 में $1480 पर टन का। और यही रीज़न है कि आपके सिर्फ शिपमेंट 1% से बढ़ा है, लेकिन रेवेन्यू आपका 25% से बढ़ गया है बिकॉज ऑफ एबिटा पर टन। तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, कमोडिटी बिजनेस में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक एबिटा पर टन। और मैं हमेशा भूल जाता हूँ, आपको अगर ये वीडियो में बहुत लर्निंग मिला है, आपको अच्छा लगता है, आप पहले भी देखते हैं, तो प्लीज़ एटलीस्ट इस वीडियो में डू लेट मी नो, बिकॉज बहुत सारे लोगों का क्या है कि मैंने बोला कि मैं हिंडाल्को डिस्कस करूँगा तो अपना होता है, मतलब किसी की आदत होती है ट्रोल करना, ये सब करना कि क्यों करना है, टाइम वेस्ट हो रहा है, ये सब। तो मुझे उस पर कोई ऐसा सच रिस्पॉन्ड नहीं करना है, बट आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको एक्चुअली कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप मुझे बताओ, उससे मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलता है, लिटरली बहुत एनकरेजमेंट मिलता है, ताकि मैं और अच्छे से रिसर्च करके और फाइन ट्यून करूं अपनी रिसर्च को और बहुत अच्छे से आपको फैक्ट्स प्रेजेंट करूं, ताकि आपको भी लगे कि यार इतना सब ये फ्री में कैसे बता रहा है, ठीक है। तो वो रही वो बात। अब एल्यूमिनियम डाउनस्ट्रीम में आते हैं। अब एल्यूमिनियम डाउनस्ट्रीम में जब हम आ रहे हैं, इसका मतलब क्या, हम जा रहे हैं कस्टमर्स की तरफ। अपस्ट्रीम में हमने प्राइमरी एल्यूमिनियम बनाया, अब एल्यूमिनियम डाउनस्ट्रीम की जब, तो फ्लैट रोल प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं। तो फ्लैट रोल प्रोडक्ट्स, एक तो नोवेलिस के थ्रू तो सारा का सारा फ्लैट रोल प्रोडक्ट्स में काम होता है, लेकिन इंडियन ऑपरेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, जब जो कि ये लास्ट के 3 सेगमेंट हैं, नोवेलिस तो बाहर का हो गया, लास्ट के 3 इंडियन सेगमेंट्स हैं।
हिंडाल्को के इंडिया वाले सेगमेंट्स हैं। तो डाउन स्ट्रीम में ये क्या करते हैं, फ्लैट रोल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और इसमें इनका केपेक्स का भी बहुत अच्छा प्लान है। फ्लैट रोल प्रोडक्ट्स कहाँ जाता है, वही अगेन बेवरेज इंडस्ट्री में, आपकी कार वाली इंडस्ट्री में, मतलब ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, और कंज्यूमर ड्यूरेबल की इंडस्ट्री में, डिफरेंट डिफरेंट जगह जाता है। तो एबिटा टन आप देखेंगे, एबिटा पर टन पे मैं सीधा आ जाता हूँ, 22% बढ़ा है। मतलब आप बाकी सब देख सकते हैं रेप्लिकेट करके जो मैंने ऊपर दिखाया है। मैंने आपको बताया कि एल्यूमिनियम डाउनस्ट्रीम में करते क्या है हिंडाल्को इंडिया। अब कॉपर की मैं बात करता हूँ, तो कॉपर इनका अलग चौथा सेगमेंट आप कह सकते हो। तो कॉपर भी आप देखेंगे तो कॉपर अगेन वो आप पॉज करके देख सकते हैं। कॉपर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है, वो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। बिजनेस सेगमेंट आपने ये सब कुछ देख लिया, आपको एबिटा इस टाइम पे कुछ ज़्यादा हाई लगेगा। देखो बिजनेस सेगमेंट एबिटा जो कॉपर का लास्ट लाइन है, जो स्टेबल, जो पूरे पिक्चर की जो लास्ट लाइन है उसमें आओ कॉपर में, आपको दिखेगा 18% से बिजनेस सेगमेंट एबिटा बढ़ा है। 777 करोड़ का एबिटा था इस बार सिर्फ कॉपर वाले बिजनेस सेगमेंट से। इस यहाँ पे एबिटा पर टन की बात नहीं हो रही है, ये पूरे बिजनेस सेगमेंट की एबिटा की बात हो रही है। कॉपर वाला जो सेगमेंट है उसने कितना एबिटा जनरेट किया इस क्वार्टर में। तो आपको अनयूजुअली हाई इसीलिए लग रहा है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। और मैंने आपको कॉपर के बताया था जब वैल्यू चेन समझाई थी कि कॉपर के बाई प्रोडक्ट्स होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगेन सल्फ्यूरिक एसिड को भी ये पिएंगे तो है नहीं, इनको आगे जाके बेचना है उसको। तो सल्फ्यूरिक एसिड जब ये बेचेंगे और मार्केट के रेट्स बहुत बढ़े हुए हैं तो वो कॉपर डिवीजन के ओवरऑल एबिटा को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर देगा। तो वही चीज़ हुई है इस टाइम पे, और ये आगे जाके इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होने वाला है। 600 करोड़ का एबिटा पर क्वार्टर कंपनी के मैनेजमेंट ने जो अपने मॉडल एनालिसिस किया होगा उसके हिसाब से बताया कि नेक्स्ट ईयर गोइंग फॉरवर्ड हमारा जो सेगमेंटल एबिटा है वो 7 इतना हाई नहीं रहने वाला, वो 600 करोड़ आप मान सकते हैं, ऊपर नीचे उतना रहेगा। अब हम समझते हैं एल्यूमिनियम की ग्लोबल जो डिमांड है, सप्लाई है, वो पूरा जो सिनेरियो है, इक्वेशन है, वो किस टाइप से प्ले आउट हो रहा है इस टाइम पे। और इसके बाद आप कभी भी ज़िंदगी में कोई भी आपसे बोले एल्यूमिनियम और कॉपर के बारे में ना, आपको एकदम ये वीडियो क्लिक करना चाहिए और आपको उससे घबराना नहीं है। आप बोलेंगे ओके यार ये तो सब मुझे पता है कि एल्यूमिनियम कैसे बनता है, कहाँ बनता है, कितनी कैपेसिटी कहाँ है, और डेफिसिट कहाँ चल रहा है, और सरप्लस कहाँ चल रहा है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देखो, इसमें पूरे कैलेंडर ईयर 23-24 का भी दिया हुआ है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और बैलेंस तीनों दिए हुए हैं। मैं प्रोडक्शन की बात करता हूँ, मैंने येलो बॉक्स से हाईलाइट किया हुआ है, उस पर आओ। ईयरली में नहीं जा रहा हूँ, ईयरली को छोड़ दो, मैं Q3 CY23 और Q4 CY कैलेंडर ईयर फिजिकल ईयर में, आई होप आपको फ़र्क पता हो, तो उस पर मैं वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। तो Q4 CY23 में आप अगर देखोगे, रेड वाली लाइन है चाइना, और रेड वाला जो ग्राफ है वो चाइना का है, और बाकी है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का। और इंपॉर्टेंट चाइना को लेना इसीलिए होता है बिकॉज कमोडिटीज़ का किंग है चाइना, इतना ओवर सप्लाई कर देता है कभी कभी तो हद हो जाती है, तो चाइना को अलग से इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चाइना को आप देखोगे तो 10.7 ये है मिलियन टन्स में, तो 10.7 रहा पिछले साल का Q4 CY23 में, मतलब वही आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला क्वार्टर की बात हो रही है। इस बार ही 10.9% रहा, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी आप देख सकते हो 7.4 था पिछले साल, और इस बारी 7.5 मिलियन टन्स का। तो ये है प्रोडक्शन। अब आओ कंजम्पशन में, साइड वाला मतलब बीच वाला जो सेक्शन है, प्रोडक्शन हो गया। कंजम्पशन में सेम चीज़ आप देखो कितनी, जो मैंने चाइना का बताया था कि 10 पॉइंट, मैं सिर्फ Q4 CY23 की बात करूँगा इस बारी, और आगे वाले ग्राफ्स में भी, ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो Q4 CY23 को आप देखोगे 10.9 मिलियन टन्स चाइना ने प्रोड्यूस किया था। कंज्यूम कितना किया Q4 CY24 में, जो कंजम्पशन वाला ग्राफ है 11.6। तो आपको क्लियरली यहाँ से समझ आया कि 0.5 का डेफिसिट है चाइना में। चाइना में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, चाइना में अभी 0.7। आप अगर बैलेंस देखेंगे, लास्ट वाला जो आप देखें, एक तो प्रोडक्शन कंजम्पशन बैलेंस में आप जाओ, बैलेंस में भी लास्ट में आप जाओ, जो Q4 CY24 है उसमें आप देखो 0.7 का नेगेटिव 0.7 आपको दिखेगा, दैट इज डेफिसिट। 10.9 प्रोड्यूस किया Q4 CY24 में, 11.6 कंज्यूम किया, तो ऑब्वियसली डेफिसिट कितना आ गया, 0.7 का। और सेम आप देख सकते हो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। तो इस टाइम पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सरप्लस चल रहा है एल्यूमिनियम प्रोडक्शन और कंजम्पशन का, और चाइना में सिर्फ मैं बात करूं तो डेफिसिट चल रहा है एल्यूमिनियम प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन का। ठीक है, अब आप देखो इंडस्ट्री डिमांड एल्यूमिनियम फ्लैट रोल प्रोडक्ट्स की, तो कहाँ कहाँ से आ रही है ये आप पॉज करके देखो। इस पर मैं वक्त इतना नहीं करने वाला हूँ स्पेंड, ये आप ऑब्वियसली देख सकते हो। लास्ट लाइन पे आ जाओ, जो लास्ट लाइन लिखी हुई है, इंडिया FRP मार्केट इन FY25 इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाई 20%। फ्लैट रोल प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको बताया,
एल्यूमिनियम डाउनस्ट्रीम वाले सेगमेंट में। तो एल्यूमिनियम अपस्ट्रीम छोड़ देते हैं, अभी एल्यूमिनियम डाउनस्ट्रीम की बात चल रही है जब हम एफआरपी की बात करते हैं, फ्लैट रोल प्रोडक्ट्स की। तो इन FY25 इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाई 20%, लेड बाई ग्रोथ इन पैकेजिंग एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और वैसे भी कंज्यूमर ड्यूरेबल में आपको पता है कि बहुत सारा, बिकॉज पर कैपिटा जैसे जैसे बढ़ता है कंट्री का, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल जो होता है, जो गुड्स होते हैं, उनमें ज़्यादा खरीदारी होती है। और आगे जाके भी एल्यूमिनियम की जो डिमांड है और कॉपर की जो डिमांड है पर्टिकुलरली इंडिया में, वो रॉबस्ट रहने वाली है अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट। ठीक है, अभी हम एल्यूमिनियम की हमने बात करी, अब सेम एक्सरसाइज हम करेंगे कॉपर के साथ, लेकिन इसको जल्दी निपटाएंगे बिकॉज आपको मैंने एल्यूमिनियम का बताया, यहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। Q4 CY24 के प्रोडक्शन में आओ, चाइना का कितना प्रोडक्शन है, 3.1 मिलियन टन्स का। कंजम्पशन में आओ, चाइना का सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ Q4 CY24 की 4.1, तो डेफिसिट कितना हो गया, -1। तो 1 मिलियन टन्स का डेफिसिट चल रहा है चाइना में कॉपर का। ठीक है, प्रोड्यूस कम कर रहे हैं, कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है, तो वो चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, इसके मतलब क्या है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का भी आप देख सकते हो, 0.9 का सरप्लस चल रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो बहुत ज़्यादा सरप्लस नहीं है, कमी है। अब डोमेस्टिक कॉपर डिमांड आप देख लो, डोमेस्टिक, बिकॉज ये इसलिए डोमेस्टिक दिखाना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉपर की फैसिलिटीज़ नहीं है। आपको कॉपर की जो कॉन्सेंट्रेट है वो भी आपको इंडोनेशिया, चिले वगैरह से मंगाना पड़ता है, मतलब उसी साइड की कंट्रीज़, पेरू, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वहाँ से आपको मंगाना पड़ता है। तो आप लास्ट में देखो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इन Q3 FY25 मार्केट डिमांड इंक्रीज, ये कॉपर की बात हो रही है, मार्केट डिमांड इंक्रीज बाई 4% YOY एट दिस 206 KT। लास्ट में देखो क्या लिखा है, वाइल द शेयर ऑफ डोमेस्टिक सप्लायर्स इंक्रीज टू 76% फ्रॉम 67। तो पिछले साल Q3 FY24 में जो डोमेस्टिक सप्लायर्स हैं कॉपर के, रिफाइंड कॉपर मतलब जो आप कॉपर बनाते हैं, कैथोड्स, कॉपर कैथोड्स के, तो उन्होंने कितना केटर कर पाए डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स को, 67% पिछले साल, और बाकी इंपोर्ट रहा होगा। इस बारी 76% इंडियन डोमेस्टिक कॉपर स्मेल्टर्स से डिमांड को केटर किया है, बाकी का जो बचा हुआ है वो इंपोर्ट करवाया, 24% जो आपका है वो आपने इंपोर्ट करवाया इस बारी। अब नीचे देखो क्या लिखा है, की मैक्रो ड्राइवर्स Q3 FY25 वर्सेस Q3 FY24 TCRC, ये आपको दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इस टाइम पे कॉपर में। और सल्फ्यूरिक एसिड प्राइस ऊपर जा रहे हैं, वो तो मैंने आपको बताया था, तो वहाँ से अच्छा एबिटा ये जनरेट कर पाते हैं कॉपर वाले डिवीजन में। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, TCRC में। अब TC क्या होता है, RC क्या होता है, ट्रीटमेंट चार्ज, रिफाइनिंग चार्ज। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत काम आएगा आपका कभी भी ज़िंदगी में। जब मैंने आपको बताया कॉपर स्मेल्टर्स क्या करते हैं, कॉपर कॉन्सेंट्रेट मंगाते हैं और उसको रिफ़ाइन करते हैं, मतलब कॉपर स्मेल्टर में रन करके उसको रिफ़ाइन करके हाई प्योरिटी कॉपर कैथोड्स बनाते हैं, फिर कंटिन्यूस कॉपर रॉड्स, कंटिन्यूस कास्टिंग रॉड्स बनती हैं जिससे वायर एंड केबल बनता है। लेकिन आपको यहाँ पे समझना है, जो माइनर्स हैं, जो कॉपर कॉन्सेंट्रेट की माइंस से माइन करके कॉपर कॉन्सेंट्रेट निकाल रहे हैं, वो पैसा देते हैं स्मेल्टर्स को, लाइक हिंडेल्को इंडिया हो या कच कॉपर हो या जिसके भी स्मेल्टर्स हैं, या पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी स्मेल्टर्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली इन चाइना। तो स्मेल्टर्स चार्ज करते हैं जो माइनर्स होते हैं कॉपर कॉन्सेंट्रेट के, ट्रीटमेंट चार्ज, जो वो माइन लेके आ रहे हैं कॉपर कॉन्सेंट्रेट, वो तो इम्प्योर होता है, उतनी हाई क्वालिटी का कॉपर, उस हाई कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर नहीं होता है, उसको ट्रीट करना होता है, रिफाइन करना होता है, दैट्स वाई इट्स नेम्ड एज ट्रीटमेंट चार्ज एंड रिफाइनिंग चार्ज। तो जो माइनर्स होते हैं वो पैसा पे करते हैं स्मेल्टर्स को उनके कॉपर कॉन्सेंट्रेट को ट्रीट और रिफाइन करने का। तो इसमें एक इक्वेशन ये होती है कि जब जब कॉपर कॉन्सेंट्रेट की जो अवेलेबिलिटी होती है, जो रॉ मटेरियल, बेसिक रॉ मटेरियल होता है आपके कॉपर बनने का, जब जब उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो आपके जो प्राइसेस हैं वो कम हो जाते हैं, सॉरी आपके जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, जो प्राइसेस माइनर्स को, स्मेल्टर्स को पे करना है वो बढ़ जाते हैं, बिकॉज कॉपर कॉन्सेंट्रेट की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। स्मेल्टर्स को कोई लड़ना नहीं होता है इस टाइम पे कि यार कॉपर कॉन्सेंट्रेट कम है तो मैं कम रेट पे आपका ट्रीटमेंट और रिफाइनिंग चार्जेस लेने को मैं तैयार हूँ, बिकॉज अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्मेल्टर्स को। लेकिन जब कॉपर कॉन्सेंट्रेट की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, जो कि इस टाइम पे चल रहा है, बहुत पिछले काफ़ी टाइम से ये चीज़ हो रही है, जब कॉपर कॉन्सेंट्रेट की अवेलेबिलिटी कम होती है तो ज़्यादा ट्रीटमेंट चार्ज और ज़्यादा रिफाइनिंग चार्ज पे नहीं करते हैं जो माइनर्स होते हैं, वो ज़्यादा ट्रीटमेंट चार्ज और ज़्यादा रिफाइनिंग चार्ज पे नहीं करते हैं स्मेल्टर्स को, बिकॉज सारे स्मेल्टर्स लड़ने लग जाते हैं आपस में कि यार जितना भी अवेलेबिलिटी है मेरे को दो, मैं कम दाम में आपका, कम प्राइस में आपको ट्रीट और रिफाइन करके दूंगा ये कॉपर।
तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और इस टाइम पे पिछले कई टाइम से कॉपर कॉन्सेंट्रेट जो है उसकी अवेलेबिलिटी कम चल रही है। दैट्स वाई पिछले कई टाइम से जो TC/RC के जो चार्जेस हैं वो बहुत कम हो रहे हैं। इस टाइम पे तो 20 सेंट्स पर पाउंड से लेके 5 सेंट्स पर पाउंड पे आ गए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, डेटा अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। 75% का ड्रॉ डाउन आया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट आपको ये भी समझना है कि दैट इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड भी बेचना होता है आपको, कंटिन्यूस कास्ट रॉड्स भी बेचनी होती है जो डाउन स्ट्रीम में फिर आप चले जाते हैं, उससे भी आप कमा सकते हैं। वहाँ पे भी आप थोड़ा हेजिंग हो जाती है आपकी। फिर दो तीन तरीका और होता है अगेन, गोल्ड सिल्वर वो सब बेचना, वो सब चीज़ें भी होती हैं जिससे आप थोड़ा कॉम्पनसेट कर सकते हैं। बट अगेन एक बहुत बड़ा हेडविंड हो जाता है जब आपके TC और RC चार्जेस कम होते हैं। तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी है कब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा कॉपर के केस में। ठीक है, अभी एक दो चीज़ें मैं आपको इंटरेस्टिंग बहुत बताता हूँ कि यहाँ पे आप देखो, ये है नोवेलिस का प्लान। नोवेलिस की जो स्लाइड है वहाँ से मैंने निकाला है। तो सबसे पहले आप जो यहाँ पे ग्लोबल का मैप दिखा हुआ है उसके नीचे आप आओ। $4.1 बिलियन का इनका ग्रीनफील्ड रोलिंग एंड रिसाइकलिंग फैसिलिटी बे मिनट में USA में इनकी ये ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। 1.3 ऑलरेडी स्पेंड हो चुका है, अब बाकी 4.1 बिलियन तक ये स्पेंड करेंगे उसमें। तो ये क्या कर रहे हैं और ये कितने की है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अगेन, आई थिंक 600, हाँ 600 टन्स की ये कैपेसिटी है। आई थिंक मिलियन टन्स की होगी। 600,000 मिलियन टन्स की, सॉरी 600,000 टन्स की ये कैपेसिटी रहेगी बे मिनट में, जिसमें से कि 420 मीन्स 4,20,000 टन्स ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड है बेवरेज पैकेजिंग वाली कंपनीज़ के लिए। और बाकी के जो 1,80,000 टन्स बचता है वो या तो ऑटोमेटिव में चला जाएगा या अदर स्पेशलिटी एरियाज़ में चला जाएगा। तो ये जो 6 लाख टन्स की कैपेसिटी खोल रहे हैं बे मिनट में रिसाइकलिंग की, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, नोवेलिस प्राइमरी एल्यूमिनियम प्रोड्यूस नहीं करता है, वो सिर्फ रिसाइकलिंग करता है। मोस्टली वो रिसाइकलिंग करता है और जितना उसको प्राइमरी एल्यूमिनियम चाहिए वो इंपोर्ट करवाता है USA में ही, ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली कनाडा से। ठीक है, तो अगेन ये फैसिलिटी बुकड है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। 90 मिलियन एक UBC रिसाइकलिंग एंड कास्टिंग एक्सपेंशन में खर्च कर रहे हैं UK में, और 330 मिलियन ये डी बॉटलनेकिंग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जहाँ पे इनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्ट कम आएगी, तो अगेन मार्जिन्स वहाँ से इंप्रूव हो जाएंगे। और साइड में आप एक दो ग्रीन कलर का जो गोला सा है उसमें देखो शिपमेंट मिक्स देखो, 60% तो ये कैन में दे देते हैं आगे जाके एंड इंडस्ट्रीज़ को जो केटर करते हैं। मोस्टली हमेशा ये परसेंटेजेस सेम नहीं रहेंगे बट ओवरऑल मोटा माटी सेम रहता है। कैन 60%, ऑटोमोटिव 90%, 19%, स्पेशलिटीज़ 18% एंड एरोस्पेस 3%। इन्होंने 2020 में शायद 21 या 20 में एलआरएस को भी एक्वायर किया था, जो पर्टिकुलरली नोवेलिस ने एलआरएस को एक्वायर किया था, हिंडाल्को ने नहीं। मतलब अगेन हिंडाल्को ही का ही हो गया एक तरीके से। तो वो था एरोस्पेस के लिए, वो स्पेशलिटी एल्यूमिनियम बेज सेगमेंट में था, तो वो एरोस्पेस को अच्छे से केटर करता था। एयरबस, बोइंग, इन सब को वो केटर करता था, तो उसको भी एक्वायर किया है। तो एरोस्पेस में भी आगे जाके ये अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली करना भी चाहिए ताकि मार्जिन्स वहाँ से इंप्रूव हो जाएं। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ डेट एंड लेवरेज। तो इस कंपनी के मैं आपको 3 रिस्क भी इस टाइम पे बताऊंगा, मैंने लिखे भी हैं। सबसे पहला रिस्क जो सबके दिमाग में रहता है कि टैरिफ का, और इससे आपको बहुत सारी चीज़ें भी क्लियर होंगी कि चल क्या रहा है इंडस्ट्री में और एल्यूमिनियम के उसमें होता क्या है। तो सबसे पहले आपको अगर पता है तो 25% टैरिफ ट्रंप ने बात करी है कि सॉरी, एल्यूमिनियम अगर कहीं से भी USA में आता है, कनाडा से आए, मैक्सिको से आए, चाइना से आए, तो 25% टैरिफ रहेगा। तो अभी यहाँ पे क्या रिस्क है कि अगर ट्रंप अपनी जो सीरियस लग रहे हैं इस टाइम पे, अगर वो एक्चुअली 25% टैरिफ लगाते हैं, इवन दो नोइंग कि USA में प्राइमरी एल्यूमिनियम की उतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है, डेफिसिट में ही रहता है, इंपोर्ट ही करवाना पड़ता है, और नई फैसिलिटीज़ को खोलने में सबसे पहले तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है और बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज एल्यूमिनियम स्मेल्टर को लगाने का प्लान बनाया तो आप 6 महीने में वो बना देंगे, 2 साल 3 साल लगता है उस चीज़ में। तो बोला ऐसा जा रहा है मैनेजमेंट की तरफ से कि वी आर होपफुल दैट वी विल गेट एग्जेम्पशंस, कि हम प्राइमरी एल्यूमिनियम सोर्स कर पाएँ कनाडा से विदाउट द थ्रेट ऑफ टैरिफ्स। बट एज एन इन्वेस्टर मुझे लगता है कि हमको होपफुल नहीं रहना चाहिए कि ये चीज़ हो जाएगी। हमको बैड वर्स सब कुछ हमको देखना पड़ता है। तो मैं वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करूं कि अगर ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाई विदाउट गिविंग एन एग्जेम्पशन टू नोवेलिस, तो क्या होगा कि जो 30% ये सोर्स करती है कनाडा से प्राइमरी एल्यूमिनियम, तो उसका वो महंगा हो जाएगा।
सबसे पहले तो इम्पैक्ट आएगा एलएमई के प्राइसेस पे, वो तो आना ही आना है। अगर इतना ज़्यादा टैरिफ आपका लगेगा तो एलएमई के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। एलएमई मीन्स लंदन मेटल एक्सचेंज, जहाँ पे कॉपर एल्यूमिनियम दोनों ट्रेड करते हैं, और उसके रेट्स के हिसाब से डिसाइड होता है ऑल ओवर कि हम एल्यूमिनियम कहीं पे भी कॉर एल्यूमिनियम खरीदना है, बेचना है, तो उसके रेट्स के हिसाब से अराउंड, मतलब उस रेट्स को एडजस्ट करते हैं। जैसे मिडवेस्ट प्रीमियम की अब आप बात करते हैं, बहुत जगह आपने सुना होगा एल्यूमिनियम के केस में मिडवेस्ट प्रीमियम। तो मिडवेस्ट यूएसए का एरिया है जहाँ पे होता क्या है, एल्यूमिनियम में अगर लेट्स से $2,500 पर टन का प्राइस चल रहा है एल्यूमिनियम का, लेकिन जब आप मिडवेस्ट प्रीमियम उसमें ऐड करना होता है, $400 पर टन का वो ऐड होता है उसमें, बिकॉज फिजिकल मिडवेस्ट प्रीमियम इसीलिए लगता है कि फिजिकल डिलीवरी ऑफ एल्यूमिनियम टू द मिडवेस्ट एरिया वो एडिशनल फिर आपका कॉस्ट लग जाता है। एलएमई में तो $2,500 पर टन पे ट्रेड कर रहा था एल्यूमिनियम, लेकिन उसमें आप 400 और 440 के अराउंड डॉलर्स पर टन और ऐड करते हैं ताकि मिडवेस्ट तक आप वो एल्यूमिनियम को लेके आएँ। तो मिडवेस्ट प्रीमियम जैसे जैसे बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स, तो वैसे वैसे क्या होगा, जो स्क्रैप है उसके प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, बिकॉज स्क्रैप के प्राइसेस एलएमई को फॉलो तो करते ही हैं लेकिन मिडवेस्ट प्रीमियम को भी फॉलो करते हैं। तो एलएम जो स्क्रैप के प्राइसेस होते हैं वो दोनों के कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हैं, एलएमई प्राइसेस पर प्लस मिडवेस्ट प्रीमियम। तो 60-70% होता है स्क्रैप। लेट्स से अगर ₹100 पर टन में आपको मिडवेस्ट प्रीमियम पे मिल रहा है एल्यूमिनियम, तो स्क्रैप की अवेलेबिलिटी आपको अगर जिस हिसाब से है मोस्टली वो $60 to $70 पर टन मिल जाएगा। तो स्क्रैप उस हिसाब से प्राइसिंग पे काम करता है मिडवेस्ट प्रीमियम के हिसाब से। तो क्या होगा, इनके रेट्स भी बढ़ जाएंगे, नोवेलिस के जो इनपुट के रेट्स होंगे। और अगर सिंस एलएमई में बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ते हैं तो शॉर्ट टर्म में एक जर्क आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, इनके लिए फ़ायदा होगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सारा जो रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज है दैट इज़ पास थ्रू। और अगर एलएमई में एल्यूमिनियम के रेट्स बढ़ गए तो एट द एंड ऑफ द डे इनको फ़ायदा ही होना है। तो बार बार इंटरव्यूज़ में हो, मैनेजमेंट कॉल में हो, या फिर जो स्टीव हैं जो पर्टिकुलरली नॉवेलिस्ट को देखते हैं, तो बार बार इनके कमेंट्री में यही आ रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है हमारी इंटरनल कैलकुलेशंस के हिसाब से कि जो यूएसए का जो अभी टैरिफ आने वाले हैं 2 अप्रैल को, वहाँ पे हमारा जो वी विल बी न्यूट्रल टू माइल्डली पॉजिटिव, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इनको नहीं दिख रहा है ओवर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में डिसरप्शंस आएंगी दैट नो वन कैन अवॉइड। तो जो मैनेजमेंट ने कहा मैं वो बता रहा हूँ, बिकॉज मुझसे 1000-10,000 टाइम्स ज़्यादा पता मैनेजमेंट को होगा किस हिसाब से प्राइसेस इधर उधर जाएंगे और क्या इम्पैक्ट रहेगा। और हिंडाल को जैसी कंपनी, लार्ज कैप कंपनीज का मैनेजमेंट झूठ नहीं बोलता है, मतलब ये कोई एसएमई कंपनी नहीं है, माइक्रो कैप कंपनी नहीं है कि बड़े बड़े वादे करके लाइक 200% ग्रो करेंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये सब मैनेजमेंट नहीं करता है, जो उनको दिखता है ऑन ग्राउंड वो चीज़ें आके अपफ्रंट बताते हैं। बिकॉज एक बार मैनेजमेंट ने कुछ झूठ कह दिया या फिर ट्रिक करने की कोशिश करी तो उस कंपनी का इमेज बहुत अच्छे से ख़राब हो जाता है, और फिर उस पर कौन ट्रस्ट करेगा। इतना बड़ा कंपनी कभी बहुत रेयर होता है कि गलत बोलता है। तो अगेन द वर्ड्स ऑफ द मैनेजमेंट की न्यूट्रल टू माइल्डली पॉजिटिव रहेगा टैरिफ्स का, बट अगेन एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है थ्रेट का, रिस्क का, तो वो एज अ रिस्क मैंने इसमें डिस्कस किया है। लो टीसीआरसी रेट्स तो मैंने आपको बताया कि जब तक वो टीसीआरसी रेट्स लो रहेंगे तब तक कॉपर उतना बेनिफिशियल नहीं हो पाएगा। तो अगेन वो सेकंड आपका रिस्क है। थर्ड रिस्क है ह्यूज केपेक्स का, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे केपेक्स चल रहा है, 4.1 बिलियन का तो सिर्फ बे मिनट में एक प्रोजेक्ट चल रहा है इनका, जो मैंने आपको नोवेलिस का बताया था। फिर इंडिया में पता है क्या कर रहे हैं मैं उसको भी आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छे से चीज़ें। कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान जिनके क्या है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की जो इनकी करंट कैपेसिटी है उसको ये 1,80,000 टन से और बढ़ा रहे हैं, 1,80,000 टन से। उसमें बहुत खर्चा आता है, राइट। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग तो मैंने बताया, मतलब प्राइमरी एल्यूमिनियम की और कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। एल्यूमिना रिफाइनिंग की भी एक कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है 8,50,000 टन से, दैट वुड बी अ ग्रीन फील्ड फैसिलिटी, मीन्स फ्रॉम स्क्रैच ये बनाएंगे। और ये इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज आप सिर्फ प्राइमरी एल्यूमिनियम की कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते हैं, आपको मतलब बढ़ा सकते हैं लेकिन आपको कॉस्ट एडवांटेज तभी होगा जब आपका जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जिससे प्राइमरी एल्यूमिनियम बनना है, विच इज़ एल्यूमिना की रिफाइनरी की भी आपको कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, ताकि मोस्ट जहाँ से वो भी आउटपुट निकले, अगेन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को तो जाएगा ही, लेकिन वो प्राइमरी एल्यूमिनियम के लिए भी यूज़ हो। और इसमें इनको लगेंगे 8,000 करोड़ रुपीज़। ओके, अभी ये डाउन स्ट्रीम में भी आ रहे हैं, आदित्य एफआरपी प्लांट ये लगा रहे हैं 6 लाख टन्स का। अब ये क्या करेंगे, बैटरी फॉइल्स बनाएंगे, जो मैंने आपको बताया था, कैथोड
एल्यूमिनियम फॉइल्स बनती हैं कैथोड के लिए, कॉपर फॉइल्स बनती हैं एनोड के लिए, बाकी आपका सेपरेटर होता है। लिथियम बैटरी में होता क्या है, एनोड, कैथोड, सेपरेटर, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो सेपरेटर भी एल्यूमिनियम की ज़रूरत होगी। एफआरपी में ये जो थर्ड मैंने चीज़ बताई एक्सपेंशन का, फ्लैट रोल प्रोडक्ट का, ऑलरेडी ये कर रहे हैं, ऑलरेडी इनकी कैपेसिटीज़ हैं कुछ, जो मैंने आपको अगेन एल्यूमिनियम डाउनस्ट्रीम वाले सेक्शन में बताई थी, जो इनका बिजनेस था उसको ये और इम्प्रूव करेंगे 6 लाख टन से एवरी ईयर। फोकस वुड बी ऑन बैटरी फॉइल्स फॉर ईवी, ठीक है। तो ये इंडिया का एक्सपेंशन प्लान है। नोवेलिस का अलग एक्सपेंशन प्लान है। तो डेट इनको चाहिए और डेट इन पे काफ़ी ज़्यादा होने वाला है आगे जाके। तो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देखोगे तो लेवरेज की मैं बात करता हूँ, जो नीचे लाइंस दिखा रखी हैं, नोवेलिस का नेट डेट टू एबिटा देखो 2.90% का आपको दिखेगा 30 दिसंबर 2024 को। और इनका पीक जो कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा, बिकॉज आगे 2 साल में, नेक्स्ट 2 ईयर्स में ये पीक करेंगे अपनी केपेक्स प्लान को, तो वहाँ पे जाके जो नोवेलिस का नेट डेट टू एबिटा रहेगा वो 3.5% का हो जाएगा। और अभी इस टाइम पे कंसोलिडेटेड कितना चल रहा है, बिकॉज इंडिया पे कोई डेट नहीं है, इंडेल को इंडिया पे कोई डेट नहीं है। जो लास्ट लाइन आपको दिख रही होगी -0.12 का नेट डेट टू एबिटा है, विच इज़ फेयरली गुड एक कमोडिटी बिजनेस के लिए, जिसमें कितनी सारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। बाकी कंसोलिडेटेड अगर आप देखेंगे तो 1.33 का है नेट डेट टू एबिटा। कंसोलिडेटेड में 1.33 इसीलिए आ गया बिकॉज नोवेलिस बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कर रहा है इस टाइम पे। और पीक पे नेक्स्ट 2 साइकिल में जब ये केपेक्स साइकिल पीक होगी तो उस टाइम पे नोवेलिस का रहेगा 3.5 पीक नेट डेट टू एबिटा, और कंसोलिडेटेड में 2 पे चला जाएगा नेट डेट टू एबिटा। अगेन बड़ी कंपनी है, होपफुली मैनेज कर ही लेगी अपना जो केपेक्स के प्लान है, और इनका कैश फ्लो भी बहुत अच्छा है, तो वहाँ से भी ये काफ़ी हद तक जो अपने प्लान्स हैं वो करेंगे। और ऐसा नहीं है कि इतने सारे जो प्लान्स हैं अगले 6 महीने में इनको सारा पैसा चाहिए, अगले 2-3 साल तक चाहिए, तो कैश फ्लो भी जनरेट करेंगे। सो उतना कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। बट अगेन जब लेवरेज आप पे बहुत ज़्यादा हो जाता है तो स्ट्रीट आपको उतने अच्छे वैल्यूशंस नहीं देता है। तो अगेन लास्ट की टेक अवेज हैं, ये आप पॉज करके देख सकते हैं। इसमें मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताऊंगा, जो इंडिया बिजनेस में देखो, हिंडाल्को सिक्योर्स मीनाक्षी कोल माइन एलोकेशन विद कैपेसिटी ऑफ 12 मिलियन टन्स पर एनम। और इन्होंने एक और की थी, मैं उसका नाम भूल गया, हिंडाल्को तो इन्होंने किया था, ओके 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 ओके, एक और इन्होंने करी है कोल माइन, जिसमें ये बॉक्स कटिंग करने, मतलब जिस अपने अंडरग्राउंड उसको करने वाले हैं, कॉपर का सॉरी कोल का एक्सट्रैक्शन करने वाले हैं। उसका मैं नाम भूल गया हूँ फैसिलिटी का। बट अभी क्या है, जिस बहुत सारा कोल ये या तो कोल इंडिया से लेते हैं या इंपोर्ट करवाते हैं या कुछ करते हैं, तो इनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और आपको समझ आना चाहिए, स्टार्टिंग में मैं बताना भूल गया कि जो स्मेल्टर्स हैं आपके, चाहे कॉपर स्मेल्टर हो, चाहे पर्टिकुलरली एल्यूमिनियम स्मेल्टर, कॉपर में भी बहुत एनर्जी चाहिए होती है, तो वो कहाँ से आएगी, कोल बर्न करके आएगी। धीरे धीरे कंपनी कोशिश कर रही है 300 मेगावाट के रीन्यूएबल सोर्सेज से हम एनर्जी सिक्योर करें, लेकिन अभी फ़िलहाल तो कोल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और आगे जाके 2 कोल माइंस इनको मिली हैं, एलोकेट की गई हैं। तो चकला थी वो, राइट, चकला कोल माइन। तो चकला कोल माइन से तो अभी आई थिंक अगले 1 साल के, इसी साल में जो FY26 आएगा उससे ही कोल आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये इंपोर्टेड कोल से डिपेंडेंसी कम करेंगे, मींस अपने रॉ मटेरियल कॉस्ट कट करेंगे। तो वहाँ से इनको 30%, ये कह रहे हैं आज की डेट के हिसाब से जितना भी कोल के प्राइसेस हैं, वहाँ से 30% चीपर हो जाएगा इनका रॉ मटेरियल। बट इसमें टाइम लगेगा। चकला से तो फिर भी नेक्स्ट ईयर आ जाएगा कोल, लेकिन मीनाक्षी कोल माइन से तो फॉरेस्ट क्लियरेंस, एनवायरनमेंट क्लियरेंस, 10 तरीके के अभी फॉर्मेलिटीज़ होंगी, तो उसमें 2-3 साल तो मुझे लगता है कि वहाँ से कोल आने में लगेगा। बट ओवर अ लॉन्गर टर्म अगर मैं देखूँ तो अच्छा है इनके लिए। कोल सप्लाईज ये खुद से ही सिक्योर करेंगे, तो इनके बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएंगे ये एल्यूमिनियम और कॉपर में, मतलब जो भी ये काम करते हैं, बिकॉज एनर्जी कॉस्ट इनकी कम हो जाएगी। तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। और तो आई थिंक मैं सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ। अगेन नो रिकमेंडेशन टू बाय और सेल, बिकॉज हिंडाल्को जैसी कंपनी, अगर आपको नहीं समझ आता है कमोडिटी बिजनेस, आप इतनी चीज़ें नहीं ट्रैक कर सकते हो एक साथ, तो छोड़ दो, मतलब घुसना भी मत ऐसी कंपनी में जो कमोडिटी बेस्ड होती हैं। बिकॉज पीक साइकिल में अगर आप फंस जाओगे तो आपको बहुत सारे ईयर्स लग सकते हैं उससे बाहर निकलने में। बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के अपने एंड पे डिसीजन लेना। मेरा काम था, एक बिज़नेस मुझे अच्छा लगता है, मैंने डिस्कस किया, अच्छा इन द सेंस, मतलब इस बिज़नेस को पढ़ के आपको जो एंड डाउन स्ट्रीम बिजनेसेस हैं वो बहुत अच्छे से समझ आएंगे। अगर आपको नहीं पता है एल्यूमिनियम के प्राइसेस क्या हैं, कहाँ से आपकी कंपनी जो फेवरेट कोई भी आपकी कंपनी है, आप पॉलीकैप ट्रैक कर रहे हैं या डायनेमिक केबल ट्रैक कर रहे हैं, वो उनका रॉ मटेरियल आ कहाँ से रहा है, वही तो आपको देखना है। और वही मेरा एम था। अब आप, आई एम प्रिटी श्योर इस वीडियो के बाद आपको
एल्यूमिनियम और कॉपर की एंटायर वैल्यू चेन बहुत अच्छे से समझ आई होगी। बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं, बट अगेन बहुत लंबा हो जाएगा उससे वीडियो, इतना इस टाइम के लिए बहुत है। एंड आई सी यू वेरी शॉर्टली इन द नेक्स्ट वीडियो। तो थैंक यू सो मच।